हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम रेडियोमेट्रिक नॉन सिस्टमेटिक करेक्शंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके हमने प्रोसीजर क्लासीफाई किए थे। 3 प्रोसीजर रहते हैं हमारे पास। एक एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग कर सकते हैं, इमेज बेस्ड मेथड को यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं फील्ड डेरिवेटिव डिराइव्ड रिफ्लेक्टेंस से। तो इन तीनों को हम समझते हैं, जो कि एम्पिरिकल लाइन मेथड है। ठीक है, तो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग की अप्रोच में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव ट्रांसफर कोड्स होते हैं जो मॉडल किए जाते हैं आर यूज्ड दैट कैन प्रोवाइड रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑन द सैटेलाइट इमेजरी। तो मॉडलिंग का मतलब ही वही होता है कि हम वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिससे कि जो इफेक्ट होता है किसी भी रिमोट सेंसिंग इमेज में एरर क्रिएट करने के लिए सेम एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन क्रिएट करते हैं। तो वो मॉडल हम बनाते हैं एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव कोड्स की वजह से। ठीक है, तो जब सेम इफेक्ट रहेगा तो उसको हम फाइंड आउट करके उसको आइडेंटिफाई करके मतलब कि उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वंस दीज इफेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ए स्पेसिफिक डेट ऑफ इमेजरी, ईच बैंड और पिक्सल इन द सीन कैन बी एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। तो जब हम एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं मॉडलिंग करने के बाद, उस पर्टिकुलर डेट ऑफ एक्विजिशन पे जिस दिन हम डेटा एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं उस दिन क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी उसको जब हम मॉडल कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, तो उसके बाद हम करेक्टिफाई कर देते हैं हर एक बैंड को और पिक्सल को, जिससे कि हम ये जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव आउट कर सकें स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, द इमेज इज देन कंसिडर टू बी एटमॉस्फेरिकली करेक्टेड। जब हम करेक्ट करेंगे तो एटमॉस्फेरिकली करेक्टेड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन ऑफ दीज कोड्स टू ए स्पेसिफिक सीन and date also requires knowledge of both the sensor spectral profile and atmospheric properties at the same time। तो जब हम मॉडलिंग करते हैं तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास सेंसर प्रोफाइल क्या है, जो भी सेंसर है उसकी स्पेक्ट्रल प्रोफाइल कौन कौन से बैंड में वो डेटा को एक्वायर कर रहा है, उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज जिस टाइम पे हम डेटा को एक्वायर कर रहे हैं उस टाइम पे एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी, ये दो नॉलेज रहेंगी तभी हम मॉडलिंग कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जिससे कि एटमॉस्फेरिक करेक्शन अप्लाई हो जाए। ठीक है, एंड फॉर most of the historic satellite data they are not available. Ideally this approach is used when seen specific atmospheric data such as aerosol content, atmospheric visibility are available। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है एरोसोल कंटेंट कितना एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कितनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है तब हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है तब हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के बेसिस पर रेडियोमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो मोस्ट करेंट रेडिएटिव transfer based atmospheric correction algorithm can compute much of the required information if the user provide fundamental atmospheric characteristic information to the program। तो जब मॉडलिंग करेंगे तो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं या फिर एटमॉस्फेरिक की करेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास एरोसोल कंटेंट कितना, विजिबिलिटी कितनी थी, क्लाउड्स का स्टेटस कितना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है तब हम एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिथम जो है एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के बेसिस पर करते हैं। दूसरा है कि सर्टेन एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर प्रेजेंट इन द रिमोट सेंसिंग डेटा सेट। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है जब हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग का यूज करते हैं रेडियोमेट्रिक करेक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जब हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग करते हैं। एक तो सेंसर का स्पेक्ट्रल प्रोफाइल मतलब बैंड की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स की इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज का जो उस टाइम पर अवेलेबल थी जिस टाइम पर हम डेटा को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट रेडिएटिव ट्रांसफर बेस्ड एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिथम रिक्वायर दैट द यूजर प्रोवाइड्स। तो वो बेसिकली हमारे पास इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जैसे कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ द इमेज इन जिस पार्ट का हम रिमोट सेंसिंग इमेज ले रहे हैं तो उसका करेक्शन करने के लिए तो हमारे पास क्या है कि उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से पार्ट ऑफ अर्थ का हम रिमोट सेंसिंग इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन निकलेगी। उसके अलावा डेट और एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इमेज, ठीक है, डेटा एक्विजिशन के टाइम और डेट चाहिए होती है। इमेज एक्विजिशन एल्टीट्यूड कितने से ले रहे हैं, जैसे कि 600 किलोमीटर है या 700 किलोमीटर है, कितने हाइट पर अवेलेबल है वो सेंसर। ठीक है, मीन एलिवेशन ऑफ द सीन कितना है मीन सी लेवल से। एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग जब करते हैं तो हमारे पास पोलर समन, मिड लैटिट्यूड, विंटर, ट्रॉपिकल, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेटेड इमेज रेडिएशन डेटा ये सेंसर से रिलेटेड है। कोई भी सेंसर कैलिब्रेट
इमेज कितना कर रहा है, कितने रेडियंस डेटा पे, उसकी इंटेंसिटी पे क्या डिजिटल इमेज जो डिजिटल नंबर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, डेटा अबाउट ईच स्पेसिफिक बैंड, मीन एंड फुल विड्थ ऑफ द हाफ मैक्सिमम FWHM, हाफ मैक्सिमम है। ठीक है, FWHM is the means wavelength range defined by the 2 points at which the intensity level is 50% of its peak value। तो जो पीक वैल्यू उसका 50% जिस पे होता है वो वेवलेंथ रेंज क्या कहलाती है, यहाँ पर मीन एंड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। मतलब कि FWHM की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहना चाहिए हर एक स्पेसिफिक बैंड के लिए, क्योंकि हमारे पास सेंसर क्या डिफरेंट नंबर ऑफ बैंड्स में डेटा का एक्वायर करता है। तो जब हम रेडियोमेट्रिकल करेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम रेडियंस या फिर उसकी इंटेंसिटी से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे वो डिजिटल नंबर्स असाइन करता है जो डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एक स्पेसिफिक बैंड के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। लोकल एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी उस टाइम पर कितनी है जिस टाइम पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक के कंटेंट जैसे एरोसोल कंटेंट कितना है या फिर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स की कंडीशन क्या है, तो एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कितनी है, उस सब की इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास रहती है तो ये सारे पैरामीटर उसके एटमॉस्फेरिक मॉडल के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, these parameters are then input to the atmospheric model selected and used to compute the absorption and scattering characteristics of the atmosphere at the time of remote sensing data collection। तो जब हम मॉडलिंग कर रहे हैं मतलब सेम सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं, उसको क्रिएट किया जाता है मॉडलिंग के अंदर। जैसे आप किसी भी चीज़ का मॉडल बनाते हो तो सेम एटमॉस्फेयर मॉडलिंग तभी हो पाएगी जब हम सेम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं हमारे पास। ठीक है, कंप्यूट करते हैं इन सबको और ये सारे पैरामीटर्स उसमें चूज करते हैं कि एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कितनी थी, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब हमें पता चलता है कि जब ये सारी कंडीशन सेम फेस करेगा कोई भी सेंसर या रेडियंस, ठीक है, कोई भी एनर्जी जब ये सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को फेस करती है तो कितना एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलता है। तो वही सेम सिनेरियो क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्शन एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के अंदर। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे हैं वो सभी इनपुट किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग जब हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दीज एटमॉस्फेरिक करेक्टरिस्टिक्स आर देन यूज टू इन्वर्ट द रिमोट सेंसिंग रेडियंस टू स्केल्ड सरफेस रिफ्लेक्टेंस। तो जब इसको इन्वर्ट किया जाता है, जैसे हमने क्या एटमॉस्फेरिक एरर कैलकुलेट कर लिया कि कितना हो रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे इतना, मतलब कि उतनी इंटेंसिटी कम पहुंची। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया, ये कोई भी क्लाउड है या फिर एरोसोल कंटेंट है, ठीक है, इससे ऊपर का रेडियंस जो है या इंटेंसिटी जो होगी वो एक्चुअली में डिक्रीज करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन जो है या फिर स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी एक्चुअली में रिफ्लेक्ट बैक हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उतनी इंटेंसिटी हमारे पास नहीं पहुंचती है सेंसर तक या फिर डिटेक्टर। तो उसकी बेसिस पे हमारे पास जो करेक्ट डेटा है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग में जब हम उस सिनेरियो को क्रिएट करके एटमॉस्फेरिक करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो जो एक्चुअली में रेडियंस जो है रिफ्लेक्ट बैक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उतना ही हमारे पास माना जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्टर तक पहुंचता है, और उसके बेसिस पे हमारे पास डिजिटल नंबर उस पिक्सल वैल्यू को असाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन के बाद की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि रिवर्स कंडीशन करते हैं जिससे कि हम ट्रू जो स्केल्ड सरफेस रिफ्लेक्टेंस है उसको हम मेजर कर सकें। Many of these atmospheric correction programs derive the scattering and absorption information they require from robust atmosphere radiative transfer codes such as जैसे मोट्रेन 4 है, एकॉन है, एटकोर है, एट्रैम है, हमारे पास फ्लैश है। ये सभी क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव जो एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव ट्रांसफर कोड्स हैं जो एटमॉस्फेरिक मॉडल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि कितना स्कैटरिंग होगा, कितना एब्जॉर्प्शन इन्फॉर्मेशन है, वो सारी क्रिएट की जाती है हमारे पास इस ट्रांसफर कोड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग था। दूसरा मेथड है हमारे पास इमेज बेस्ड मेथड्स है, जिसको हम नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड बेस्ड मेथड इज known as dark pixel subtraction method. This method is generally used prior to band ratioing a single image and is not generally employed for image to image comparisons. This method of radiometric correction is based on simple heuristics used to reduce the effect of haze in the image. तो जो भी इमेज होती है बेसिकली हमारे पास जो नॉन सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं क्रिएट या कॉज होते हैं, वो हमारे पास एक्सटर्नल एरर्स की वजह से होते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया हमारे पास,
या टोपोग्राफिक कंडीशन होगी। तो एटमॉस्फेरिक जो है बेस्ट आप समझ सकते हो, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी पिक्सल वैल्यूज हैं वो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो पास होकर रेडियो की जो इंटेंसिटी सेंसर या डिटेक्टर पहुंचती है उसके बेसिस पे वहाँ पर डिजिटल नंबर असाइन किया जाता है। तो इसमें जब कुछ पोर्शन जो एब्जॉर्ब और स्कैटर हो जाता है तो जो इंटेंसिटी है वो वापस डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो इमेज होती है वो ब्लर इमेज क्रिएट होती है, मतलब हेज की वजह से, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए इमेज बेस्ड मेथड का यूज किया जाता है। इफेक्ट ऑफ हेज को ये इमेज बेस्ड मेथड क्या रिड्यूस करता है, ठीक है। द अंडरलाइंग assumption इज दैट सम इमेज पिक्सल्स हैव अ रिफ्लेक्टेंस ऑफ जीरो एंड डिजिटल वैल्यू ऑफ these जीरो पिक्सल्स रिकॉर्डेड बाय द सेंसर रिजल्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग पाथ रेडियंस। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी इमेज है ज़्यादातर वैल्यूज जो है बीच में हमारे पास पिक्सल काउंट है, ठीक है। तो यहाँ की जो डिजिटल नंबर है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जीरो की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि जीरो पिक्सल्स रिकॉर्डेड बाय द सेंसर रिजल्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। तो अगर कोई भी डिजिटल नंबर जीरो है इसका मतलब है कि वो ब्लैक कलर है, बट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है अवेलेबल रहता है अर्थ सरफेस पे, तो कुछ ना कुछ हमारे पास डिजिटल नंबर उस पिक्सल को असाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो टू रिमूव पाथ रेडियंस, जैसे हमने पाथ रेडियंस के बारे में देखा था कि ये अगर हमारे पास एनर्जी सोर्स सन है हमारे पास और ऑब्जेक्ट तक ये रेडिएशंस को एमिट करता है और यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके एटमॉस्फेयर के थ्रू दो बार इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ और यहाँ पर सेंसर तक पहुँचती है रेडिएशन, ठीक है। तो जब डायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, पार्टिकल्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, वहाँ से रेडिएशन डायरेक्टली इंटरेक्ट या स्कैटर या फिर हमारे पास पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट हमारे पास सेंसर तक पहुंचती है। तो जो हेज या फिर एक्स्ट्रा रेडिएशन पहुंच रही है उसके पास, उसकी वजह से जो एरर कॉज होता है पिक्सल में उसको रिमूव करता है हमारे पास इमेज बेस्ड मेथड जो पाथ रेडियंस होता है, जो डायरेक्टली विदाउट इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन सेंसर तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास पाथ रेडियंस कहलाता है। तो टू रिमूव पाथ रेडियंस मिनिमम पिक्सल वैल्यू फॉर ईच बैंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल अदर पिक्सल्स इन डिफरेंट बैंड्स। इसका मतलब पाथ रेडियंस जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर सेंसर तक पहुंचती हैं। तो जितनी भी वैल्यू है मिनिमम पिक्सल वैल्यू उसको हम क्या करते हैं, जो पाथ रेडियंस से हमारे पास वैल्यू क्रिएट होती है डिजिटल नंबर की, उसको हम माइनस कर देते हैं जितनी भी ऑल अदर पिक्सल वैल्यू को असाइन की गई है। जितनी भी पिक्सल्स हैं उनको जो वैल्यू असाइन की गई है उसमें से हम क्या करते हैं मिनिमम पिक्सल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जिससे कि जो पाथ रेडियंस की वजह से पिक्सल वैल्यू क्रिएट होती है वो रिमूव आउट हो जाए। तो ये किसकी वजह से होता है, इमेज बेस्ड मेथड के अंदर होता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो पाथ रेडियंस है वो ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास डिजिटल नंबर असाइन नहीं किया गया, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए क्या उसको माइनस कर देते हैं जितनी भी पिक्सल को वैल्यूज असाइन की जाती हैं, ठीक है। तो डिजिटल नंबर्स इन पिक्सल्स रिप्रेजेंटिंग डीप क्लियर वाटर इन नियर इंफ्रारेड बैंड एंड डार्क शेडोज इन द विजुअल बैंड्स आर assumed to result from atmospheric path radiance. Since histogram offset can be used as a measure of path radiance, it is also called as histogram minimum method. तो जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी और नियर इंफ्रारेड में अगर हम उसे इमेज को सेंस करते हैं तो जो भी डीप क्लियर वाटर बॉडी होगी क्या होगी वो ब्लैक कलर की दिखेगी, मीन्स डार्कर होती है। नियर इंफ्रारेड बैंड क्या है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब विजुअल बैंड होता है हमारे पास तो डार्क शेडो हमारे पास रिजल्ट में अगर दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है एटमॉस्फेयर के पाथ रेडियंस की वजह से विजिबल है हमारे पास। तो मिनिमम रेडियंस जो होता है, मिनिमम पिक्सल वैल्यू जो पाथ रेडियंस की वजह से आती है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम से हम ऑफसेट जो है पाथ रेडियंस का उसको हम मेजर कर सकते हैं। हिस्टोग्राम ऑफसेट अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये फिगर में कि कुछ ना कुछ डिजिटल नंबर वैल्यू जो मिनिमम वाली थी वो माइनस कर दी हमने, ठीक है। तो जीरो के रेस्पेक्ट में कोई भी पिक्सल काउंट नहीं है, जितनी भी मिनिमम थी वो कुछ ना कुछ असाइन रख रही है वहाँ पर डिजिटल नंबर। जैसे कि हमारे पास इसको अगर हम 25 मानते हैं फॉर एग्जांपल और इसको हम 220 मानते हैं, तो 0 से 25 जो है वो माइनस कर दिया, जो कि हम मान रहे हैं कि 0 से 25 डिजिटल नंबर जो असाइन हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास पाथ रेडियंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उतना हमने माइनस कर दिया हर एक पिक्सल के जो डिजिटल नंबर असाइन किया गया था। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है हमारे पास ऑफसेट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो
पिक्सल काउंट्स हैं वो इस रेडिएशन के ऊपर या डिजिटल नंबर के ऊपर सबसे नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज हैं। तो हमारे पास 220 से अबव और 0 से 225 जो है नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू कितनी, 0 ही रहेगी। हमारे पास कोई भी ऐसी पिक्सल नहीं है जो 0 से 25 और 220 से 255 अगर 8 बिट की इमेज है हमारे पास। तो ये क्या है, हम हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड भी कहते हैं इसलिए कि हम ऑफसेट को मेजर कर सकते हैं पाथ रेडियंस के, ठीक है। तो बाई प्लॉट्स ऑफ NIR बैंड अगेंस्ट द अदर बैंड्स आर जनरेटेड फॉर पिक्सल्स ऑफ डार्क रीजन्स एंड देन रिग्रेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट which represent path radians in other bands. The y-intercept value is then subtracted from all pixels in the image. तो हमारे पास ये मेथड है, बाई प्लॉट्स हम कर सकते हैं कि दो बैंड्स का हम दो बैंड के रेस्पेक्ट में डिजिटल नंबर के बेसिस पे कि हमारे पास जैसे कि सेंसर के अंदर या फिर जो भी हमारे पास सैटेलाइट होती है उसमें नंबर ऑफ बैंड्स रहते हैं। तो दो बैंड के बीच में अगर हम प्लॉटिंग करते हैं बैंड 1 और बैंड 2 में, ठीक है, तो जो डिजिटल नंबर के बेसिस पे हिस्टोग्राम क्रिएट होगा उसमें से हम रिग्रेशन टेक्निक का एनालिसिस यूज करके वाई इंटरसेप्ट जो होता है उससे हम क्या बता सकते हैं कि पाथ रेडियंस कितना है, और उसना हम माइनस करते हैं सभी पिक्सल वैल्यू से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो पाथ रेडियंस से आता है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं 0 पिक्सल रिकॉर्डेड होता है, वो इमेज बेस्ड मेथड के अंदर रिमूव आउट होता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है हर एक पिक्सल की डिजिटल नंबर वैल्यू जो असाइन की गई है उससे, ठीक है। तो ये ऑफसेट हमारे पास क्रिएट होता है व्हेन मल्टी टेम्पोरल इमेजरी इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टडिंग डिजिटल नंबर स्टडी। जैसे हमारे पास क्या है कि पहले इस फिगर में देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिया था, बट एक्चुअली में इस फिगर के अंदर क्या है डिजिटल नंबर 31 है जो ऑफसेट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 31 वैल्यू है। जैसे आगे देखते हैं कि व्हेन मल्टी टेम्पोरल इमेजरी इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टडिंग चेंजेस taking place in a study area, common radiometric quality is required for quantitative analysis of multiple satellite images of a scene acquired on different dates with the same or different sensors। तो हमारे पास जब मल्टी टेम्पोरल इमेज ली जाती है, मतलब सेम एरिया की मल्टीपल डेट्स पे मल्टीपल सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल रहती हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस पे कितना चेंज हो रहा है उसकी स्टडी के लिए मल्टीपल डेट्स पे सेम पार्ट ऑफ अर्थ को क्या हम सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए रेडियोमेट्रिक क्वालिटी, मतलब क्लियरली विजिबल होने चाहिए वहाँ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको विजुअली क्लियर करने के लिए रेडियोमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करना जरूरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर्पज के लिए, ठीक है। तो द रेडियोमेट्रिक क्वालिटी कोड ऑल्सो भी रेक्टिफाइड यूजिंग वन इमेज एज ए रेफरेंस इमेज। तो इतनी सारी इमेज में से हम क्या एक इमेज को रेफरेंस इमेज मान लेते हैं। Transformed images appear to have been acquired with the reference image sensor under atmospheric and illumination conditions nearly identical to those in the reference scene। तो जो सबसे बेस्ट इमेज हमारे पास क्लियरली विजिबल होती है उसको रेफरेंस इमेज मान के बाकी इमेजेस को क्या उसके बेसिस पे एटमॉस्फेरिक और इल्यूमिनेशन कंडीशन का क्या करते हैं आइडेंटिकली बनाते हैं जितनी भी इमेजेस होती हैं, ठीक है, एक इमेज को रेफरेंस इमेज सेंसर मान के। In order to achieve this, a few sets of scene landscape elements with a mean reflectance which is almost time invariant are identified। तो उस इमेज से हम स्टडी करके क्या मीन रिफ्लेक्टेंस निकालते हैं कि किसी भी लैंडस्केप एलिमेंट से मीन रिफ्लेक्टेंस कितना है, ठीक है, जो कि टाइम इन्वेरिएंट होता है। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सूडो इन्वेरिएंट फीचर्स, क्योंकि टाइम इन्वेरिएंट टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं हमारे पास। द एवरेज ग्रे लेवल values of these reference sets are used to calculate a mathematical mapping relating the gray levels between the reference and the remaining images। तो जो एलिमेंट्स टाइम इन्वेरिएंट होते हैं उनके एवरेज वैल्यू के बेसिस पे जो ग्रे लेवल आता है हमारे पास एवरेज ग्रे लेवल वैल्यू, ठीक है, उसको सेट्स बनाते हैं रेफरेंस सेट से और मैथमेटिकल मैपिंग के लिए उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि जिससे कि जो भी रेफरेंस इमेज है और जो अदर रिमेनिंग इमेज है उनको रिलेट किया जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पे उनको रेडियोमेट्रिकली करेक्ट किया जाता है। तो हमने इमेज बेस्ड मेथड देखा कि रेफरेंस इमेज मान के उसको बेसिकली डिजिटल नंबर जो पाथ रेडियंस का होता है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके हर एक पिक्सल वैल्यू से उसको ऑफसेट को रेडियोमेट्रिकली करेक्ट किया जाता है। पहला हमारे पास था एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, दूसरा हमारे पास इमेज बेस्ड मेथड, और थर्ड जो है हमारे पास सिंपली डायरेक्ट कैलिब्रेट करते हैं फील्ड डिराइव्ड रिफ्लेक्टेंस से। तो इसमें हम फिगर में अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है इस डायरेक्ट कैलिब्रेशन के अंदर। तो इस मेथड में क्या है कि this method is based on the assumption that reflectance measured in one region for a particular feature is directly applicable to the same feature
अकरिंग इन अदर रीजन। जैसे कि अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पूरा ब्लैक कलर हो रहा है, कोई भी ब्लैक कलर है हमारे पास, और उसको हम किसी भी सेंसर के थ्रू डिटेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 0 ही इमेज देगा डिजिटल नंबर की, ठीक है, उस पिक्सल वैल्यू में। अगर कोई वाइट है तो वो कितनी वैल्यू देगा, 255 देगा। तो वही माना जाता है कि अगर एक प्लेस का पूरा ब्लैक जो है वो हमारे पास 0 वैल्यू देगा, और वैसे ही अगर दूसरी जगह अवेलेबल है कोई भी ब्लैक डॉट, तो वहाँ पर भी सेम पिक्सल जो है वो 0 वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी 25 वाली है तो दूसरी जगह भी सेम ग्रे लेवल का 25 ही असाइन करेगा पिक्सल वैल्यू को। मतलब है कि फिगर से समझ आ जाएगा वैसे तो, कि इसमें हम अजम्पशन करते हैं कि रिफ्लेक्टेंस मेजर्ड इन वन रीजन। कहीं पे भी आप रिफ्लेक्टेंस मेजर करके किसी भी एक पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू को डिजिटल नंबर असाइन किया जा रहा है, ठीक है, तो सेम हमारे पास डिजिटल नंबर होगा दूसरे फीचर का, मतलब सेम फीचर का डिफरेंट प्लेसेस पे सेम फीचर के लिए क्या करेगा, सेम वैल्यू असाइन करेगा। उसके बेसिस पे हमारे पास डायरेक्ट कैलिब्रेशन किया जाता है। The method requires some field work to measure true ground reflectance of at least two regions or target of area covered by the image. The ground measurements are made using a spectral radiometer. तो जब हम कैलिब्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर टारगेट सेम हमारे पास रिफ्लेक्टेंस शो करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कुछ फील्ड वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कि ट्रू ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस कितना है वो एक या दो रीजन या टारगेट से हम मेजर करते हैं। तो जो ग्राउंड मेजरमेंट की जाती हैं वो हमारे पास क्या स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर से की जाती हैं। समटाइम्स लार्ज एरिया ऑन द ग्राउंड आर पेंटेड इन ब्लैक एंड वाइट एज seen in the figure, and recorded values over these area are examined in different bands, and calibration values are computed based on the relation between expected and recorded values in different bands। तो देखिए आप हमारे पास क्या दो रीजन को, लार्ज एरिया को ब्लैक से पेंट कर दिया और एक वाइट से है हमारे पास, फिर हम कैलिब्रेट करते हैं जो भी डिफरेंट बैंड्स में ये वैल्यू शो होनी चाहिए। विजुअल रेंज में जैसे मान लीजिए कि ये ब्लैक है तो 0 शो करेगी, और ये हमारे पास 255 वाइट वाली। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंड में हमारे पास ब्लैक कलर कितना वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और वाइट कलर कितना, उसके बेसिस पे हम कैलिब्रेट करते हैं डिफरेंट बैंड्स और सेंसर्स को, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट कैलिब्रेशन हो गया कि ब्लैक हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिजिटल नंबर, कोई भी सेंसर डिफरेंट बैंड में हमारे पास, और वाइट कितना करेगा। तो ये क्या ग्राउंड जो फील्ड है उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रल रेडियोमेट्री के हेल्प से। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ब्लैक पेंटेड कर दिया और वाइट पेंटेड कर दिया, ठीक है। तो बिसाइड्स एटमॉस्फेयर, टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस एरर्स विच रिक्वायर्स करेक्शन। द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफिक स्लोप आर local variation in view and illumination angles. Identical surface objects might be represented by totally different intensity values। तो जब हम नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल एरर्स की वजह से होता है। तो एटमॉस्फेरिक का हमने देख लिया कि क्या क्या एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा क्या टोपोग्राफी जो होती है अर्थ सरफेस की वो भी एरर इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमारे पास लोकल वेरिएशन पे डिपेंड करता है, जो टोपोग्राफिक स्लोप का इफेक्ट है वो कितना होगा, वो लोकल वेरिएशन इन व्यू और इल्यूमिनेशन एंगल पर, किसन जो भी इल्यूमिनेशन एंगल होता है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड कोन एंगल रहता है, तो इल्यूमिनेशन एंगल और उसके व्यू पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो आइडेंटिकल सरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू शो करते हैं बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफिक स्लोप के इफेक्ट की वजह से। तो हम जो है वो नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स की करेक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द गोल ऑफ टोपोग्राफिक करेक्शन is to remove all topographically caused variance so that areas with same reflectance have same radiance और reflectance। तो हमारे पास जो भी इमेज है वो टोपोग्राफिकली जो एरर कॉज हो रहा है उसको भी करेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि रिफ्लेक्टेंस जो सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम रेडियंस और रिफ्लेक्टेंस शो करे एट डिफरेंट एरिया पर हमारे पास, ठीक है। तो आइडियल स्लोप एस्पेक्ट करेक्शन रिमूव्स ऑल टोपोग्राफिकली इंड्यूस्ड इल्यूमिनेशन वेरिएशन सो दैट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज शो द सेम ग्रे लेवल्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट ओरिएंटेशन टू द सन्स पोजीशन। तो इल्यूमिनेशन की वजह से हमारे पास डिजिटल नंबर चेंज ना हो, सबसे पहले हम क्या टोपोग्राफिकली करेक्ट करते हैं, क्योंकि टोपोग्राफिक इफेक्ट की वजह से भी हमारे पास जो एरर है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शन के लिए क्या टोपोग्राफिकली करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि एक प्लेस पे जो करेक्शन है, मीन्स जो डिजिटल नंबर असाइन होना चाहिए किसी भी ब्लैक या वाइट कलर का, वो सेम फीचर का हमारे पास डिफरेंट प्लेस पर या डिफरेंट टोपोग्राफिकल एरिया पर भी सेम
डिजिटल नंबर असाइन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, टोपोग्राफिकली करेक्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि डिफरेंट स्लोप और एस्पेक्ट के बेसिस से भी इंट्रोड्यूस होता है एरर। तो सबसे पहले टोपोग्राफिकली उनको सिमिलर करेंगे, जिससे कि सेम जो ग्रे लेवल है वो सेम रिप्रेजेंट किया जाए हमारे पास हर एक पिक्सल वैल्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ पोजीशन की सन की पोजीशन या इल्यूमिनेशन एंगल पे ये डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, उतने ही सेम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी शो करना चाहिए हमारे पास जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं एट डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो टोपोग्राफिकली पहले करेक्ट किया जाता है। दिस रिक्वायर्स डिजिटल एलिवेशन डेटा ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द एंटायर इमेज एज वेल एज सैटेलाइट हेडिंग अलॉन्ग विद द सन एलिवेशन एंड एजिमुथ डिटेल्स। तो टोपोग्राफिकली करेक्ट करने के लिए डिजिटल एलिवेशन डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, और सन का एलिवेशन और एजिमुथ कितना है। तो हमारे पास किसी भी टोपोग्राफिकली करेक्ट करने के लिए क्या डिजिटल एलिवेशन डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, जितना इमेज जो है वो एरिया को कवर कर रही है, उस पूरे एरिया का क्या एलिवेशन डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है टोपोग्राफिकली करेक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो सन का एलिवेशन है या फिर हमारे पास व्यूइंग एंगल या इल्यूमिनेशन कितना है, उस सभी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि हम टोपोग्राफिकली करेक्ट कर सकें। और फिर उसके बाद रेडियोमेट्रिकली करेक्ट किया जाता है उसको डायरेक्ट कैलिब्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, हमारे पास इमेज बेस्ड मेथड और डायरेक्ट कैलिब्रेशन, नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स को करेक्ट करने के लिए। तो ये आज की वीडियो में हमारे पास रेडियोमेट्रिक एरर्स और करेक्शन से रिलेटेड वीडियोस थी, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम ज्योमेट्रिक करेक्शन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।